मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक इन योर हिस्ट्री क्लास। एंड चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। मैं हमेशा आपसे पूछती रहती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ बच्चों की आप ज़रूर देख रहे होंगे वीडियो। चिल्ड्रन, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जो है वो चैप्टर शुरू किया था ना हिस्ट्री से। आपका चैप्टर था वो था आपका 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम लोग उस पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ताकि जब आप आगे के शीर्षक को पढ़ेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर सकेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था बच्चों, एक बार हम उसको पॉइंट्स में ही जो है वो रिवाइज कर लेते हैं और उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद का जन्म कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। हमने इसमें पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि रूढ़िवाद की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रूढ़िवाद का मतलब क्या था और उस समय 1815 में रूढ़िवाद क्या मानते थे। तो रूढ़िवाद का मतलब ही है बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, ये उस समय के रूढ़िवाद मानते थे। वैसे कंजर्वेटिज्म का मानना, कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी जो संस्थाएं हैं, जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो पुरानी पारंपरिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं बच्चों, जो सामाजिक कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सब को जो है वो बिना किसी बदलाव के एज इट इज़ रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसको बनाए रखना, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। उसको रूढ़िवाद कहते हैं। तो उस समय 1815 के रूढ़िवाद यही मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूती बनाने में कैपेबल था, यानी सक्षम था। इसके बाद हमने पढ़ा वियना के संधि के बारे में। हमने पढ़ा बच्चों कि जब इसमें क्या था कि हमने 1815 में जब रूढ़िवाद का ये मानना, ये सोच उभर के आई, उसके बाद 1815 में वियना की संधि हुई, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियाँ मिलकर उन्होंने प्रतिनिधियों के रूप में उन्होंने इस संधि को बनाया। और 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक की मेज़बानी, उनकी मेहमान नवाजी में क्या किया, वियना संधि तैयार की, यानी वियना संधि बनाई। और इस संधि का उद्देश्य बच्चों ये था कि जो नेपोलियन युद्ध द्वारा जो बदलाव हुए थे उसको ख़त्म करना था। और इसमें क्या था कि जो यूरोप की अधिकतर सरकारें जो चाहती थी वो सेंसरशिप लागू करना चाहती थी, यानी जो प्रकाशन थे, अखबार है या गीत है या कोई लेख है या कोई पत्रिका है, उसमें अगर फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े जो भी उदारवादी विचार थे उन पर वो सेंसरशिप लगाना चाहती थी, ताकि उनके उस नए रूढ़िवाद के जो आपका ये जो विचार था उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। लेकिन जो नए उदारवादी थे, जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, वो इस चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। लेकिन वो क्या चाहते थे, जो उदारवादी क्या चाहते थे, प्रेस की आज़ादी। तो बच्चों, हमने यहाँ तक हमने इस पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब चलिए हम आगे का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपका है क्रांतिकारी। अब ये जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर में अभी हमने आपको रिवाइज कराया कि जब 1815 के बाद जब नई जो स्थापित रूढ़िवादी संस्थाएं थी बच्चों, जो शासन व्यवस्थाएं थी, वो मोनार्की थी, यानी निरंकुश थी। वो किसी प्रकार की आलोचना या किसी प्रकार का विरोध जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसी तरीके से कोई इस तरह की बहुत सारी विरोधी गतिविधियों को उन्होंने दबाना चाहा, जो उनके शासन पर, सत्ता पर सवाल खड़ा कर रही थी, सवाल उठाती थी। तो इसीलिए उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया, ताकि वो कोई अखबार में उनके खिलाफ कोई विचार ना पब्लिश हो सके, प्रकाशित ना हो सके, या कोई किताबों में या नाटकों या गीतों द्वारा जो है उनके विरोध में कोई बातें ना कही जा सके। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित जो उदारवादी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, जो उदारवादी जो क्रांतिकारी थे बच्चों, वो चुप नहीं बैठे।
वो लगातार फ्रांसीसी जो है वो क्रांति से प्रोत्साहित होते रहे और प्रेरणा लेते रहे, प्रेरित होते रहे, और उन्होंने जो है क्रांति अपनी इस विचारधारा को वो आगे बढ़ाते रहे। और फिर उन्होंने क्या किया, उनका सबसे बड़ा जो उदारवादियों का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो था प्रेस की आज़ादी। तो इसी कार्यक्रम, इसी जो प्रोसेस में 1815 के बाद बच्चों बहुत सारे उदारवादी क्रांतिकारियों को उन्होंने जो है वो भूमिगत कर दिया गया, यानी उनको सज़ा के तौर पर, यानी 1815 की घटनाओं के बाद सज़ा के डर से बहुत सारे जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे बच्चों, वो भूमिगत हो गए, यानी ज़मींदोज़ हो गए, यानी वो अंडरग्राउंड हो गए, कि उनको भी उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होना, उनको मतलब मार देना, किलिंग, या कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी थे वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उनके विचारधाराओं को, इसलिए वो उन पर अटैक करने लगे। और ये जो उदारवादी थे, ये भय के डर से जो है वो भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए। अब यहाँ पे क्या था बच्चों कि बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में जो क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है गुप्त संगठन बनाए गए, यानी गुप्त तरीके से इन उदारवादी क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उसके लिए जो है गुप्त संगठन बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ या मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था बच्चों, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी जो ये उदारवादी क्रांतिकारी थे बच्चों, इनका मेन मकसद यही था, ये जो क्रांतिकारी थे इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो वियना संधि के बाद जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी उनका विरोध करना, साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए मतलब डिटरमिन्ड होना, यानी प्रतिबद्ध होना, और उसके लिए संघर्ष करना था। तो ये इन उदारवादी क्रांतिकारियों का मोटिव यानी लक्ष्य बन गया था। अब ज़्यादातर क्रांतिकारी जो थे वो राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। वो ये मान रहे थे बच्चों कि जो राष्ट्र राज्य है, जो क्रांतिकारी हैं, वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना चाहते थे, यानी नेशन स्टेट की स्थापना चाहते थे, जहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम ना हो, या जहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम व्यवस्था ना हो जिसमें लिबर्टी, जिसमें ऐसी व्यवस्था हो जिसमें स्वतंत्रता की बात हो, भाईचारे की बात हो, बराबरी की बात हो। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, जो कि इटली का क्रांतिकारी था। तो इन्हीं क्रांतिकारियों में एक बहुत ही विख्यात क्रांतिकारी नाम था, जिसका नाम था बच्चों, वो था आपका जियुसेप्पे मैत्तेरानी। यानी ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिसका नाम था जियुसेप्पे मैत्तेरानी। ये एक इटालियन क्रांतिकारी था और इनका जन्म 1807 में हुआ था, और ये कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य ये बन गए थे, यानी एक गुप्त संगठन के ये सदस्य बन गए थे। जैसा कि अभी हमने बताया कि क्रांतिकारी को ट्रेनिंग देने के लिए गुप्त संगठन बनाए जा रहे थे, तो ऐसे ही एक कार्बोनारी के गुप्त संगठन के ये सदस्य थे, जिनका जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था इनका जन्म। लेकिन बच्चों जब ये मात्र केवल 24 साल के थे, तभी ये लिगुरिया प्रांत में इन्होंने क्रांति फैलाने की वजह से इनको जो है 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। इन्होंने लिगुरिया नामक प्रांत में इन्होंने क्रांति फैलाई, उन्होंने शुरू कर दी थी। उसकी वजह से इनको क्या किया गया था, इनको जो है वो देश निकाला दे दिया गया था, इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद हुआ कि 2 और अंडरग्राउंड जो है वो संगठनों की स्थापना की गई इन्होंने की। पहला इन्होंने जो मैत्तेरानी ने 2 अंडरग्राउंड यानी 2 भूमिगत संगठनों, गुप्त संगठन की स्थापना की। पहला था मसाई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये 2 जो गुप्त संगठन जो है मैत्तेरानी यानी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने उनकी स्थापना की। अब इसके सदस्य बच्चों, जिसके सदस्य इन जो ये थे आपके जो संगठन बनाए गए थे बच्चों, इसमें पहला क्या था, मार्सोवा में यंग इटली और फिर बर्ने में यंग यूरोप।
बच्चों, मैथ्सनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाया है। यानी जो राष्ट्र है बच्चों, वो मानवता की के वेलफेयर यानी उसके सुधार के लिए बनाया गया है, मानवता की के लिए बनाया गया है, उसकी एक नैसर्गिक एक नेचुरल इकाई है। इसलिए ये उनका एक विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र जो है, राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, उनका ये मानना था। तो यहाँ पे क्या था कि इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के बेमेल संगठन से बदलकर उन्होंने एक लोकतंत्र बनाने की उनका ये मानना था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों के ये बेमेल संगठन के बजाय जो है एक लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत थी। यानी इटली में ये छोटे छोटे जो प्रांत थे, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा था, उसके बजाय उसमें एक मजबूत लोकतंत्र लाने की आवश्यकता थी। तो जो है मैथ्सनी का मैथ्सनी को मानने वाले भी बहुत थे। तो उनका अनुसरण करते हुए लोगों ने क्या किया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त संगठन लोगों ने बनाया। और फिर रूढ़िवादी को फिर इसके बाद यानी जो मैथ्सनी को फॉलो करने लगे, यानी लोग मैथ्सनी से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेरित होकर बहुत सारे देश के लोगों ने, जैसे जर्मनी के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने, पोलैंड के लोगों ने ऐसी बहुत सारे सीक्रेट या गुप्त संगठन वो बनाए, उन्होंने बनाना शुरू किया, उन्होंने बनाया। और जिसकी वजह से बच्चों, रूढ़िवादियों को जो है अब मैथ्सनी के विचारों से और मैथ्सनी से जो है वो अब उनको डर लगने लगा था। अब यहाँ था कि इस जैसे यहाँ पे क्या था कि जो मैथ्सनी द्वारा जो राजतंत्र का घोर विरोध करके फिर प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के जो है वो इस तरह के जो ड्रीम थे, यानी प्रजातंत्र गणतंत्रों के अपने सपने से मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी उन्होंने रूढ़िवादियों के खिलाफ जो है उन्होंने जो इस तरह की विचारधारा के यानी प्रजातांत्रिक गणतंत्र विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से रूढ़िवादी जो है वो मैथ्सनी से बहुत ज़्यादा डरने लगे। लेकिन बच्चों, अब डरने तो लगे थे, लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चों कि इसी बीच जो है वो उन्होंने ये देखा कि इसी बीच जब रूढ़िवाद ताकतें, अब बच्चों इसी बीच क्या हुआ कि जब रूढ़िवाद ताकतें जो थीं और जबकि मैथ्सनी जो था वो अपने उदारवादी विचारधारा को लेकर वो जब उन्होंने गुप्त संगठन बनाना शुरू किया तो बहुत सारे देश ने उनका अनुसरण भी किया। लेकिन बच्चों, जब रूढ़िवाद ताकतें इसी बीच अपनी शक्ति को और मजबूत करने में जुटी थीं तो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि रूढ़िवाद ताकतें मैथ्सनी से डर गई थी तो वो चुप बैठी थी, वो भी अपनी शक्ति को बढ़ावा दे रही थी, अपनी शक्ति को मजबूत बना रही थी। लेकिन उदारवादी और जो राष्ट्रवादी लोग थे, मैथ्सनी जैसे क्रांतिकारी जैसे थे लोग जो थे, वो जानते थे तो उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्रवाद की भावना, अपनी क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की वो कोशिश कर रहे थे। अब इन लोगों में ज़्यादातर जो लोग थे वो मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी अभिजात लोग थे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। हमने अभिजात लोग, मध्य वर्ग के अभिजात लोग थे, जो कि एलाइट क्लास था, जो कि शिक्षित वर्ग था। इन क्रांतिकारियों में से इन क्रांतिकारियों का जो ये समूह था, ज़्यादातर ये मध्य वर्ग से बिलोंग करते थे, जो कि एक शिक्षित वर्ग था, जिसमें कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसायी आते थे। ये लोग शिक्षित वर्ग थे। तो इन्होंने अपनी उदारवादी विचारधारा को जो है वो आगे बढ़ाया। तो बच्चों ये था आपका। अब हम कह सकते हैं बच्चों कि इनकी कोशिशों, इनके प्रयत्नों का रिज़ल्ट क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुई थी 1789 में, उसके बाद जब क्रांति हुई तो वहाँ पर जो गणतंत्र स्थापित हो गया, रिपब्लिक हो गया फ्रांस। उसके बाद जब नेपोलियन आया बच्चों, जब उसमें नेपोलियन ने 1804 की संहिता जारी की तो फिर से वहाँ जो है वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह स्थापित हो गया। फिर नेपोलियन को इन पुरुषा यानी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और पुरुषा और रशिया ने मिलकर हराया। फिर से राजवंश वहाँ स्थापित हो गया।
अब यहाँ उदारवादी और जो है रूढ़िवादी के बीच में एक टकराव पैदा हुआ। रूढ़िवादी चाहते थे कि वो राजवंश स्थापित रहे, नेपोलियन के हुए बदलाव खत्म हो जाए, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले और वो गणतंत्र या प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक बार पुनः फ्रांस में क्रांति हुई, और उसका सबसे पहला फ्रांस में सबसे पहली क्रांति जो शुरू हुई, उसके बाद इन संघर्षों के बाद पुनः क्रांति शुरू हो गई और सबसे पहला उथल पुथल जो है तो इनके अथक प्रयासों या क्रांतिकारियों या उदारवादी क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों का नतीजा ये निकला बच्चों कि फ्रांस में पहला उथल पुथल जो है वो 1830 में जुलाई में शुरू हुआ। अब जो उदारवादी क्रांतिकारियों ने जो अब इनका क्या था कि उन्होंने जो बूर्बो वंश जो स्थापित हुआ था नेपोलियन के हार के बाद, अब उन राजाओं को उन्होंने उखाड़ फेंका। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र की, एक राजतंत्र स्थापित हुआ बच्चों, लेकिन उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल था, एक संवैधानिक था। और जिसकी जो मुखिया थे वो कौन थे? लुई फिलिप को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? लुई फिलिप को बनाया गया। अब जुलाई की उस क्रांति के बाद ब्रुसेल जैसा छोटा सा जो देश था बच्चों, उसमें भी विद्रोह भड़क गया, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ब्रुसेल्स ने क्या किया, नीदरलैंड, ब्रुसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी ब्रुसेल्स पहले जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन क्रांतियों के फलस्वरूप, यानी फ्रांस में जब उथल पुथल शुरू हुई, 1830 में जब क्रांति शुरू हो गई, तो क्या हुआ, उस क्रांति का असर इतना ज़्यादा हुआ बच्चों कि यहाँ पर ब्रुसेल जो छोटा सा देश था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में जिसके जुड़ा हुआ था, जिसमें वो नीदरलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड उसके अधीन था, वो उसमें वहाँ पे क्रांति भड़क उठी और वो नीदरलैंड से अलग हो गया। जो हम देखेंगे कि जब भी फ्रांस में कोई क्रांति होती है तो बच्चों पूरे यूरोप में जो है उसकी लहर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पहले 1789 में क्रांति शुरू हुई तो उसका प्रभाव जो है अन्य यूरोपीय देशों में हुआ, छोटे छोटे देश जो है वहाँ पे भी क्रांति शुरू हो गई थी। इसी तरह जब फ्रांस में जब दोबारा बूर्बो वंश को उखाड़ फेंका गया और 1830 में जब फिर से यहाँ पर क्रांति हुई, तब उसका असर ब्रुसेल्स में देखा गया और यूरोप के अन्य देशों में भी देखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो फ्रांस में जो क्रांति शुरू होती है उसका प्रभाव जो है यूरोप के अन्य देशों में भी देखा गया। इसीलिए जो मैटरनिक थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने एक बार ये टिप्पणी की थी, ये कमेंट की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में जब भी कोई क्रांति या जब भी कोई गतिविधि होती है इस तरह की, तो पूरे यूरोप में उसका असर दिखता है। तो इस तरीके उसका असर ये दिखा। उदाहरण ब्रुसेल्स का उदाहरण हमने भी पढ़ा कि ब्रुसेल यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ था। जब फ्रांस में उथल पुथल शुरू हुआ 1830 में, तो उसका असर इतना ज़्यादा था बच्चों कि ब्रुसेल में क्रांति भड़क उठी और वो नीदरलैंड से अलग हो गया। तो इसीलिए मैटरनिक ने ये कमेंट लिखा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो ये आपकी बच्चों ये आपकी क्रांतिकारी के बारे में हमने पढ़ा और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में भी हमने पढ़ा। तो बच्चों हम इस तरह कह सकते हैं कि यूरोप में जो है वो क्रांतियों का युग शुरू हो गया था, जो कि 1830 से शुरू हुआ। जो फ्रांस का जो पहला उथल पुथल था बच्चों 1830 से 1848 तक चला। यानी क्रांतियों का जो पहला युग था, क्रांतियों का युग शुरू हुआ यूरोप में, वो था आपका 1830 से लेकर 1848 तक। यानी 1830 में क्रांतियों का पहला उथल पुथल जो है वो फ्रांस में शुरू हुआ, यानी जुलाई में शुरू हुआ, और ये 1848 तक ये क्रांतियों का युग कहलाया। यानी 1830 से 1848 का युग जो था वो क्रांतियों का युग कहलाया। तो बच्चों हम जब क्रांतियों के युग की बात कर रहे हैं तो बच्चों, तो हम एक ऐसे क्रांतियों के युग अगर हम क्रांतियों के युग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी घटना के बारे में भी पढ़ेंगे जिसने पूरी यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। और वो कौन सी घटना थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी ग्रीस की आज़ादी। ग्रीस को हम यूनान भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो था ग्रीस की आज़ादी। अब ये बच्चों इसमें ये क्या था कि आप इसमें जो है वो यूरोप में जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से जो यूनानियों
का आज़ादी के लिए जो संघर्ष था वो 1821 में शुरू हो गया था। जो कि उदारवादी जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थी, उनकी प्रगति से प्रेरित होकर यूनान में आज़ादी के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ बच्चों, वो 1821 में शुरू हो गया था। अब यहाँ में क्या था बच्चों कि जो ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था और ग्रीस के वादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से बहुत बड़ा सपोर्ट या भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। यानी जिन लोगों को देश निकाला दे दिया गया था, जिन क्रांतिकारियों को देश निकाला दे दिया गया था बच्चों, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो ग्रीस की आज़ादी के संघर्ष को मिला। अब इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला, जो कि क्या मानते थे वो, इसलिए पश्चिमी यूरोप के लोग ने ग्रीस को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो मानते थे कि ग्रीक संस्कृति जो है वो पुरानी संस्कृति है और वो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। और ग्रीक जो था बच्चों, वो ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, एक ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि मुस्लिम साम्राज्य था। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य था, उसके के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों ने भी जनभावना को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की। यानी जो यहाँ पे क्या था कि बच्चों, जो यूनान में जो राष्ट्रवादियों का जो निर्वासन था, जो वहाँ पे रह रहे राष्ट्रवादी थे, वो यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अन्य लोगों का भी उनको समर्थन मिला, जो कि वो यूनानी संस्कृति के प्रति सम्मान रखते थे, सहानुभूति रखते थे। और कवियों, कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। यानी जो कवि थे, जो कलाकार थे, उन्होंने यूनान को क्या बताया कि यूरोप की जो सभ्यता है उसका क्रैडल है, वो क्रैडल है, यानी वो पालना है। यानी जो यूरोप में जो पुरानी संस्कृति सभ्यता पल रही है वो यूनान की ही देन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनान ही वो ऐसा देश है जिसने पुरानी संस्कृति सभ्यता को बनाए उसने रखा है। तो यहाँ पर क्या था, और प्रशंसा की, पालना बताकर यूनानी संस्कृति की प्रशंसा की उन्होंने। और तो यहाँ प्रशंसा की बच्चों, और एक मुस्लिम साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए क्या हुआ, मेजॉरिटी यानी जनमत जुटाया। अब इसी में एक अंग्रेज़ी कवि थे, एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। तो बच्चों, जो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने क्या कि वो इंग्लिश पोएट थे, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कवियों और कलाकारों ने भी जो है वो इस विरोध में, इस संघर्ष में हिस्सा लिया। तो उसमें एक एमंग द पोएट्स यानी कवियों में से एक कवि थे, इंग्लिश पोएट, जिनका नाम लॉर्ड बायरन था। उन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में वो युद्ध के लिए भी लड़ने चले गए थे, जहाँ पे 1824 में उनको फीवर यानी बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, आखिरकार लास्ट में क्या हुआ कि 1832 में इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 1832 में बच्चों कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि, जो कि 1832 में हुई थी, उस संधि के बाद जो है ग्रीस को जो है एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। यानी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी ग्रीस यानी कुस्तुनतुनिया की संधि जो कि 1832 में हुई, उसके बाद ग्रीस जो है वो यानी यूनान जो है उसको आज़ादी मिल गई और उसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। तो बच्चों, ये जो ट्रीटी थी बच्चों, कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी बच्चों, वो ब्रिटेन, फ्रांस, प्रूशिया और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुई थी। यानी दिस ट्रीटी वॉज बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साइड थे और दूसरी साइड थे ऑटोमन साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर। उनके बीच ये संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, जिसके ये संधि जो है उसने जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ग्रीस की आज़ादी के संघर्ष को ख़त्म किया और ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई।
नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर, हम यहाँ पे बंद करते हैं और अगले लेक्चर में जो है नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सेफ रहिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड बाय।